कहानी कैफे 7 समर्पित है किस्सा गोई की उस परंपरा को जिस परंपरा से जन्म लेते हैं दुनिया में बड़े बड़े कहानीकार। कहानी कैफे 7 मैं समर्पित करता हूं अपनी मां को, जिनकी अनगढ़ कहानियों को सुनकर मैं जयशेखर किस्सा गोई की जिम्मेदारी निभाता हूं। आज की कहानी है पूस की रात। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आओ है, ले आओ जो रुपये रखे हैं वो दे दें, कोई तरीके से गलो तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे हो तो कम्मल कहाँ से आ है। माँ पूस की रात हार में कैसे कट है, उसे कह दो फसल पर रुपया दे दें, अबे नहीं है, जाओ। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ले दे अरे दे पैसा, बला तो छूटे, कम्बल के लाने कोई दूसरा उपाय सोच ले। चल 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 लिया। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरीरते हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा बताओ तो कौन सा उपाय कर हो। कोई खैरात दे है कम्बल, न जाने कितना बाकी है जो कोई तरह से चुकबे को नाम ही नहीं ले रहा हूं। हम तो कह रहे हैं खेती छोड़ का नहीं दे तो मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी भाई, बाकी चुकावे के लाने तो जैसे हमारा जन्म भाव है, पेट के लाने मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। हम रुपया नहीं दे हैं, जाओ। हल्कू उदास होकर बोला, अरे तो का गाली खाएं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली काय क्यों दे है, वो को राज है का। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब कैसे जा खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खावे को तो मिल है, कोई तरह की धुआंस भी ना रहे, अच्छी खेती है, मजूरी करके ले आओ हैं, बाबी वही में झोंक दो, ऊपर से धुआंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुराने गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। कैसे के कट है जब पूस की रात, कैसे के कट है जब पूस की रात, हाड़न गला दे बेबारी रात, हाड़न गला दे बेबारी रात,
कैसे के कट है जब पूस की रात, कैसे के कट है जब पूस की रात। गुदड़ी ने कम्बल न खाबे को भात, गुदड़ी न कम्बल न खाबे को भात। कैसे जकट है जब पूस की रात, कैसे के कट है जब पूस की रात, कैसे के कट है जब पूस की रात। अरे जबरा, तो भी ठंड लग रही है जबरा। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, काय रे जबरा, जाड़ो लग रहा है क्या? तो हते के घर में पुआर पे लेटो रे, काय खुआगा होते ठंड में मर बेखो। अब खाओ ठंड, हम क्या करें? तुम समझ रहे थे हम इतने हलवा पूरी खावे आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाव पे। जबरा ने बड़े बड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आइए मोरे संगे, नहीं तो ठंडे हो जे हो। पछुआ न जाने कहां से बर्फ लेके आ रही है। उठे भैया, फिर एक चिलम भरें, कैसो जर रात तो कटे बैरन। 8 चिलम पी गओ, मनो जा ठंड। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ो जाए तो गर्मी से घबरा के भग जाए। मोटे मोटे गद्दा, लिहाफ, कम्बल, काका नहीं है उनके पास। मजाल है कि जाड़े को गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है भैया, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिए रे चिलम। अरे जाड़ो का जाऊ थे भैया, मन बहल जाऊ थे बस। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। आज जाड़ो खा ले, कल से मैं इतने पुआर बिछा दे हूं, वही में घुस के बैठिए, तब जाड़ो ने लगे। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा, अब तो चाहे कछु हो जाए, ये करवट बदले चाहे वो करवट उठे ने, अब न उठे, अब चाहे कछु हो जाए, अब न उठे। पर एक ही पल में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को भी धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। ए जबरतिया, आजा, सो जा बेटा, सो जा। हाँ आजा आजा, अपन दुनियों को ठंड ना लगे। ए जबरा। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की उस पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु रोशनी से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा।
हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया। हे जबरा, हे अरे जबरा आजा, आजा बेटा, आजा आजा आजा, ओह ले 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 ले। पर वो और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। कैसे के कटे जाड़े की रात, कैसे के कटे जब पूस की रात, हाड़न गला दिए बीमारी रात, कैसे के कटे जब पूस की रात। ऐसे जान पड़ता था मानो सारा रक्त जम गया है, फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्ती जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर है रात। हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चल के भैया क्या करें, इन आम की पत्तियों को इकट्ठो करके वही में आग लगाएं। कैसे तो जकट है, हे भगवान। मगर कोई रात को पत्तियां बटोरत देखे मुँह तो ये सुना हो कि भूत समझ बैठे, और कहूँ ऐसा ना हो कि कोई जानवर लोगों भाव बैठो होए। मगर अब तो बैठो नहीं जा रहा भाई, क्या पत्तियां तो बीन नहीं पड़ हैं। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल दिया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब नहीं रहो जा रहा जबरा, अब नहीं रहो जात जबरा। चल बगीचा में पत्तियां बटोर के ले आए, ताते हो जाएं फिर सोपे हैं। अब तो रात बहुत ही बाकी है जबरा। श्री राम, मर गए रे। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। अरे काय रे जबरा, कितनी अच्छी महक आई रे। तेरी नाक में भी सुगंध आ रही है क्या? जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तूने जी में जो आए सो कर ले, अब तो देख कितनी अच्छी आग जल रही है। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, काय रे जबरा,
अब नहीं लग रही ठंड है? कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? जबरे पहले से जो उपाय ना सूझो, नहीं तो इतनी ठंडी काय हूँ खाते हैं। जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा ये जबरा आओ, अपन ये अलाव को कूद के पार करें, देखें कोई न कर पाऊ थे पहल। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवाई ना कर हूं। चल चल जबरा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल किया ना दइए, नहीं तो लड़ाई कर है। हाँ चला जा। ये कहता हुआ वो उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों से जरा सी लपट लगी, पर वो कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आके खड़ा हुआ था। हल्कू ने कहा, चलो जबरा ऐसे नहीं, ऊपर से कूद के आओ। चलो आओ, फिर कूदो। चलो आओ आओ, ये आओ, आजा जबरा। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ लोकगीत गुनगुनाने लगा। ऐसे के कट है जपूस की रात, ऐसे के कट है जपूस की रात, हाड़न गला दे बीबारी रात, ऐसे के कट है जपूस की रात, गुदड़ी ने कंबल न खाबे को भात, ऐसे के कट है जपूस की रात। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबा लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनकी कूदने दौड़ने की आवाजें साफ साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रहे हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, अरे जबर आगे हो दवाई कोई खेत में आ ही नहीं सकत, नोच डार है। मुझे तो भरम से हो रहा है, अब तो कछु नहीं सुनाई दे रहा। मुखों में भी कैसा धोखो हो रहा रे, ठंडे ने तो पगला कर दो। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, ये जबरा है, जबरा ये। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। अरे भैया कैसे दंदाए बैठे हैं और ये जाड़े पाले में खेत में जाबो, जानवरों के पीछे दौड़बो। वो अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो ओ ओ ओ ओ। जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर अब उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, का आज सूत ही रहे हो, तुम्हें ते आके रम गए उड़ते, देखो सबरो खेत चौपट हो गओ। हल्कू ने उठकर कहा, काय तू का खेत से हो के आ रही है? मुन्नी बोली, हो सबरो खेत को सत्यानाश हो गओ, भलो ऐसे भी कोई सूत है,
तुमाओ इते मड़ैया डालवे से का भाओ। हल्कू ने बहाना किया, अरे मैं मरद मरद बचो, तो ये अपनी खेत की पड़ी है, पीठ में सो दर्द भाओ कि मैं ही जाना था। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरने पड़े। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, मनो रात की ठंड में इते सोने तो न पड़े। कैसे के कटे है जब पूस की रात, हाड़न गला दे बेबारी रात, हाड़न गला दे बेबारी रात, कैसे के कटे है जब पूस की रात। तो ये थी कहानी पूस की रात। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर आएंगे एक और कहानी के साथ। तब तक आप यूं ही सुनते रहिए कहानी कैफे 7।